हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक रहेगा डिटेंट। इसके फीचर्स, हिस्ट्री, डिटेंट क्या था, कौन सी कंट्री के बीच में हुआ, इसके क्या इम्पैक्ट रहे यूएस और यूएसएसआर पे। ठीक है, तो डिटेंट के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है डिटेंट। बीए सेमेस्टर 6 के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं डिटेंट का। ठीक है, मीनिंग क्या है डिटेंट का? मतलब है, डिटेंट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग है टेंशन्स को कम करना, ईजिंग ऑफ टेंशन। इन इंटरनेशनल रिलेशन डिटेंट का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ इम्प्रूव्ड रिलेशन एंड रिड्यूस्ड हॉस्टैलिटी। हॉस्टैलिटी मतलब एग्रेशन, एक दूसरे पर अटैक करना। तो डिटेंट का क्या मतलब है? रिमूविंग ऑफ टेंशन। या ये वो पीरियड था जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी क्या हो गई, रिलैक्स्ड हो गई। और ये पीरियड कौन सा था? कोल्ड वॉर चल रहा था, क्योंकि हमने अपने लास्ट वीडियो में कोल्ड वॉर किया था। कोल्ड वॉर चल रहा था 1945 से 1991 में। ठीक है, तो ये पीरियड उसके बीच का था। ठीक है, अब कोल्ड वॉर कब खत्म? कोल्ड वॉर तो 1991 में ख़त्म होती है, तो इसके बीच में एक ऐसा फेज़ भी आया जब क्या हुआ, यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक मतलब रिलैक्सेशन का समय था। कोल्ड वॉर क्या हो रहा था? रिलैक्स हो रहा था, कम हो रहा था। ये वो पीरियड है। तो इस पीरियड को क्या कहा जाएगा? इस पीरियड को डिटेंट कहा जाएगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अब इसके क्या फीचर्स रहेंगे? डिटेंट के फीचर्स मतलब क्या विशेषता रहेगी डिटेंट की? डिटेंट का पहला फीचर क्या हो जाएगा? डिटेंट का मतलब है रिडक्शन ऑफ कोल्ड वॉर टेंशन, मतलब इजी रिलैक्स्ड पीरियड था। तो क्या हुआ, कोल्ड वॉर की जो टेंशन्स थी वो थोड़ी कम हो गई थी इस पीरियड में, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ कोई डायरेक्ट वॉर नहीं करना चाह रही थी और पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे दोनों ही कंट्री क्या कर रही थी? फोकस कर रही थी। आर्म्स कंट्रोल पर एग्रीमेंट्स हो रहे थे। हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन होने लग गई थी, आर्म्स रेस हो रही थी इन दोनों के बीच में। और अब क्या सोचा जा रहा था, जो ये आर्म्स रेस है कहीं ना कहीं वर्ल्ड को आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर क्या हो रहे थे, अलग अलग तरह के एग्रीमेंट साइन हो रही थी। तो हम कह सकते हैं जो डिटेंट का पीरियड था, ये कैसा पीरियड था? ये पीरियड था थोड़ा सा रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन का। ठीक है, अब क्या था, रेगुलर डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स बन रहे थे। मतलब दोनों ही जो कंट्रीज़ थी, यूएसए एंड यूएसएसआर, क्या कर रही थी? हाई लेवल मीटिंग्स कर रही थी, समिट्स ऑर्गेनाइज हो रही थी, कॉन्फ्रेंसेस बढ़ गई थी, सो दैट पीसफुल माहौल को क्रिएट किया जा सके। कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर की इंटेंसिटी जो है इस समय क्या हो रही थी? कम हो रही थी। दोनों ही कंट्रीज़ इकोनॉमिक और साइंटिफिक कोऑपरेशन पर क्या दे रहे थे? जोर दे रहे थे। ट्रेड रिलेशंस कंट्रीज़ के बीच में इम्प्रूव हो रहे थे। कॉपरेशन डेवलप हो रहा था। कौन कौन से एरिया में? साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस के एरिया में क्या डेवलप हो रहा था? कॉपरेशन डेवलप हो रहा था। ठीक है, दोनों ही कंट्रीज़ क्या सोच रही थी? दोनों ही कंट्रीज़ सोच रही थी कि जो नेचुरल जो न्यूक्लियर से डिज़ास्टर हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर से डिज़ास्टर हो सकता है, उन्होंने क्या सोचा कि म्यूचुअल इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए, सो दैट कि जो न्यूक्लियर वॉर से डिज़ास्टर हो उसको क्या किया जाए, हम कम कर सकें। ठीक है, तो दोनों ही कंट्री ने किस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया? म्यूचुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करने पर काम किया। ठीक है, अब हिस्ट्री ऑफ सोवियत अमेरिका डिटेंट इन 1970s। मतलब जो डिटेंट की हिस्ट्री है, डिटेंट जो है इसका क्या बैकग्राउंड रहा, मतलब डिटेंट कैसे बढ़ा या कैसे आया? कोल्ड वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर में दोनों ही कंट्री की राइवलरी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने क्या रियलाइज़ किया? दोनों ने रियलाइज़ किया जो न्यूक्लियर वॉर है दोनों कंट्री के बीच में, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इससे दोनों कंट्री को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वॉर थ्रेटन ग्लोबल सिक्योरिटी। पूरे वर्ल्ड की जो सिक्योरिटी थी वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है? क्रिएट कर रही थी, एक डर का माहौल पूरे वर्ल्ड में क्रिएट कर रही थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इनकरेज्ड, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। कॉपरेशन नहीं बढ़ रहा था, प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, वो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो रेदर देन कन्फ्रंट्रेशन, मतलब डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं हो रहा था, इनडायरेक्ट था, और इसके कारण जो दूसरी कंट्रीज़ थी वो इम्पैक्ट कर रही थी। ठीक है,
तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, कॉपरेशन नहीं बढ़ रहा था, रेदर देन कन्फ्रंटेशन। ठीक है, क्लियर है। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना होने के कारण जो प्रॉब्लम्स थी वो इनकरेज हो रही थी। ठीक, तो ये क्या था, ये बैकग्राउंड था जिससे क्या बढ़ा, मतलब डिटेंट की तरफ एक कदम बढ़ा। ठीक है, इन द लेट 1960s लीडर्स बोथ, दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने ऐसी सिचुएशन बन गई कि उस सिचुएशन ने दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स को पुश किया कि वो अब कौन से फेज़ की तरफ चले गए, डिटेंट के फेज़ की तरफ चले गए। जैसे न्यूक्लियर बना रही थी दोनों कंट्रीज़, यूएसए एंड यूएसएसआर न्यूक्लियर बना रहे थे, आर्म्स रेस चल रही थी, पूरा वर्ल्ड क्या बन गया था, बाईपोलर बन गया था, कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एमर्ज हो गई थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण पूरे मतलब जो कंट्रीज़ इनको फॉलो कर रही थी उनको तो प्रॉब्लम आ ही रही थी, इसके साथ साथ इन कंट्रीज़ को भी क्या हो गई थी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज में प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसा फेज़ आया यूएसए एंड यूएसएसआर के कोल्ड वॉर में कि वो फेज़ था डिटेंट का। अब इन्होंने न्यूक्लियर जो बनाए थे, ठीक है, अब उससे पूरे वर्ल्ड को क्या हो गया था, सिक्योरिटी का खतरा हो गया था, जिसके कारण इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बड़ी बड़ी पावर्स थी उसमें क्या हुई, एक ट्रीटी होती है आर्म्स रेस को लेके, न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, और उस ट्रीटी का क्या नाम था, सॉल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। मतलब पहले तो टॉक्स, बातचीत ऑर्गेनाइज हुई, जब बातचीत को कंक्लूड किया गया तब इन्होंने साइन किए और उसे क्या कहा गया, सॉल्ट 1 सॉल्ट 2। ठीक है, मेजर डेवलपमेंट मतलब मेजर ईयर क्या था एग्रीमेंट का, 1972 था, जब ये दोनों कंट्रीज़ ही एग्रीड हो गई और उन्होंने क्या किया, इस पर सिग्नेचर किए। ठीक है, अमेरिका की तरफ से किसने साइन किया, रिचर्ड निक्सन ने 1972 में, रशिया की तरफ से लियोनिड ब्रेजनेव ने साइन किए। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, नेट का भी ये क्वेश्चन है, एनईटी नेट यूजीसी नेट के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे, और बीए 6 सेमेस्टर का तो ये क्वेश्चन है ही। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम, लिमिटेड द नंबर ऑफ एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम, मतलब कोई भी कंट्री इस एक्सटेंट तक ही, मतलब जो इस पे साइन कर रही है वो कंट्री इस एक्सटेंट तक ही क्या बनाएगी, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएगी, इससे आगे वो एक्सटेंड नहीं करेगी। ठीक है, मार्क द फर्स्ट मेजर न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट, ये क्या था, पहला न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट था, जो किसने किया, जो किस किस कंट्री के बीच में हुआ, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, सॉल्ट एग्रीमेंट 1972 में होता है। ठीक है, फर्स्ट एग्रीमेंट था जो किस पर हुआ, न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हुआ। क्लियर है चीज़ें। निक्सन ने विजिट किया रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए, कहाँ पर, मॉस्को में 1972 में, सो दैट कि दोनों कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, अब इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए ट्रेड पर, साइंस पर, टेक्नोलॉजी पर। ऐसा लग रहा था कि इनका जो मतलब ऐसा लग रहा था इनका जो कोल्ड वॉर है कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है, इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या हो रही थी, कॉपरेशन बढ़ गई थी, जॉइंट प्रोजेक्ट्स वर अंडरटेकन इन वेरियस फील्ड्स, मतलब अलग अलग फील्ड्स में इन्होंने जॉइंट प्रोजेक्ट्स को साइन किया सो दैट इनके बीच में कॉपरेशन बढ़े। लाइक यहाँ पे एक मैंने मेंशन भी किया है, अपोलो सोयूज़ टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, अपोलो सोयूज़ टेस्ट प्रोजेक्ट 1975 में किया गया। ठीक है, ये किस चीज़ का सिंबल था, कॉपरेशन का सिंबल था। ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड था, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बताई गई थी, कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए डिटेंट के फेज़ में ये कोशिश की गई थी, जिसमें टॉक्स बढ़ी, जिसमें रिचर्ड निक्सन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने विज़िट किया मॉस्को में, अलग अलग एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़े दोनों कंट्रीज़ के, सो दैट इनका कॉपरेशन डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, हेलेंस्की अकॉर्ड किया गया 1975 में, हेलेंस्की अकॉर्ड साइन किया गया। बहुत सारी जो यूरोप की कंट्रीज़ थी, यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए क्या किया गया, हेलेंस्की अकॉर्ड को साइन किया गया। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट, हेलेंस्की अकॉर्ड का ईयर पूछा जाता है, 1975 है। साइंड बाय मैनी कंट्रीज़ इन यूरोप अलॉन्ग विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, प्रमोटेड सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स इन यूरोप, मतलब यूरोप में ह्यूमन राइट को प्रमोट करने के लिए, कॉपरेशन को, पीस को मेंटेन करने के लिए कौन सा अकॉर्ड साइन हुआ,
हेलेंस्की अकॉर्ड कौन सी कंट्री के बीच में हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन के बीच में ये साइन होता है, ठीक है। सॉल्ट 1 कब होता है? सॉल्ट 1 टॉक्स के बाद 1972 में होता है। सॉल्ट 2 नेगोशिएशंस भी होता है। फर्दर टॉक्स एम्ड एट लिमिटिंग स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब इसके बाद फिर से टॉक ऑर्गेनाइज की गई सो दैट न्यूक्लियर वेपन की रेस को क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ऑल्दो नेगोशिएटेड इन 1970s, इम्प्लीमेंटेशन फेस डिफिकल्टीज ड्यू टू रीन्यूड टेंशंस, मतलब टेंशंस फिर से अब क्या हो रही थी? 1970s में टॉक्स हो गई थी, 1972 में सॉल्ट 1 पे सिग्नेचर हुए, फिर से टॉक ऑर्गेनाइज हुई सो दैट कि सॉल्ट 2 एग्रीमेंट किया जा सके। बट अब क्या हो गया था? टेंशन फिर से बढ़ने लग गई थी, डिक्लाइन हो गया था। किस चीज़ का डिक्लाइन हो गया था? डिक्लाइन हो गया था किस चीज़ का? डिटेंट के फेज़ का। किस चीज़ का डिक्लाइन हुआ था? डिटेंट का डिक्लाइन हुआ था। बाय द 1970s डिटेंट बिगेन वीकन। डिटेंट क्या हो गया था? कमज़ोर हो गया था। डिटेंट क्या था? टेंशंस को रिलैक्स करना ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। बट 1970 ख़त्म होते होते जो डिटेंट का ये फेज़ था ना, ये भी क्या हो गया था? कमज़ोर पड़ गया था। मतलब अब टेंशंस ख़त्म होने की बजाय राइवलरी और इंटेंसिफाई हो गई थी, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में आइडियोलॉजिकल क्या चल रहा था? आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी। कैपिटलिज्म को यूएसए बढ़ाना चाहता था, कम्युनलिज्म को यूएसएसआर। तो कहीं ना कहीं डिटेंट का फेज़ क्या हो रहा था? ख़त्म हो रहा था। फिर से टेंशंस ग्रो हो रही थी। कन्फ्लिक्ट डिफरेंट एरियाज़ में बढ़ गए थे, क्योंकि सोवियत यूनियन ने अपना मिलिट्री बिल्डअप पर जोर दिया, अफगानिस्तान पर उसने इन्वेजन कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट बार बार पूछा जाता है। 1979 में शार्पली हमने क्या देखी? टेंशंस बढ़ती हुई देखी, जिसके कारण क्या हुआ? कोल्ड वॉर बहुत ज़्यादा इस फेज़ में कन्फ्रंट्रेशनल हो गया। मतलब ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के सामने होते हुए भी पूरी डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं थी। अलग अलग कंट्रीज़ के डिसीजन इन कंट्रीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, इन कंट्रीज़ के कोल्ड वॉर से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन कंट्रीज़ के साथ इन्वॉल्व थी। लास्ट स्लाइड है अपनी कंक्लूजन की। आई होप आपको ये पूरा स्लाइड वीडियो समझ में आया होगा। आप फिर से एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। डिटेंट क्या है? वॉज अ सिग्निफिकेंट फेज़ ऑफ कोल्ड वॉर। एक ऐसा फेज़ है जिसमें 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर दोनों के रिलेशन में टेंशंस को ख़त्म किया गया। कैसे? डिप्लोमेटिक टॉक्स की गई, आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट हुए, कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए अलग अलग एग्रीमेंट साइन हुए, ठीक है। ऑल्दो इट डिड नॉट एंड कोल्ड वॉर, पर इसने कोल्ड वॉर को एंड नहीं किया। ऑल्दो इट डिड नॉट एंड कोल्ड वॉर, इट हेल्प टू रिड्यूस द डेंजर ऑफ न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट एंड प्रमोटेड ग्रेटर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फॉर अ टाइम। इसने किस चीज़ में हेल्प की? एक तो ये न्यूक्लियर बना रहे थे यूएसए एंड यूएसएसआर, तो न्यूक्लियर के जो बढ़ते हुए खतरा था उसको कहीं ना कहीं डिटेंट ने क्या किया? कंट्रोल किया। और किस चीज़ को प्रमोट किया? इंटरनेशनल स्टेबिलिटी का एक जो सिस्टम था वो फिर से बढ़ गया। मतलब यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में थोड़ी कॉपरेशन को देख के वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कुछ समय के लिए स्टेबल हो गया। तो ये पूरा डिटेंट पर अपना क्या था? डिटेल्ड वीडियो था, जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी आप बताएं। आई होप कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू बच्चों। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय बाय।